नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर स्पीड सिनेमा चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2025 में आई जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म द डिप्लोमेट को। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम उज़मा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो पाकिस्तान में रहती है और अपने पति के साथ अपने एक रिश्तेदार से मिलने आई है जो इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं। उसका पति ताहिर उसे समझा रहा होता है कि आज काम हो जाना चाहिए। मौका देखकर उज़मा एम्बेसी के अंदर बैठे एक आदमी से जाकर कहती है, मैं भारतीय नागरिक हूँ, मेरी मदद कीजिए, मुझे अंदर आने दीजिए। कुछ लोग जबरदस्ती मुझे बुनेर में फंसा कर रखे हुए हैं, कृपया मुझे अंदर आने दीजिए। वो आदमी उसे पीछे के गेट से अंदर ले आता है। अंदर अचानक हंगामा मच जाता है कि ये लड़की कौन है और कैसे अंदर आ गई। जांच के लिए वहां आते हैं डिप्टी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया जेपी सिंह। उन्हें उज़मा की बातों पर भरोसा नहीं होता, उन्हें वह एक जासूस लगती है। उज़मा कहती है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, बहुत मुश्किल से इंडियन एम्बेसी तक पहुंच पाई हूँ। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं फिर कभी वापस नहीं जा पाऊंगी। जब उसका पासपोर्ट चेक किया जाता है तो उसकी सारी जानकारी सही निकलती है। जेपी कहते हैं, बुनेर में तो आम पाकिस्तानियों तक को जाने में डर लगता है, तुम वहां कैसे पहुंच गई? उज़मा कहती है, जब मैं इंडिया में थी तो मुझे इतना सब कुछ पता नहीं था। जेपी पूछते हैं, यहाँ का वीजा इतनी आसानी से कैसे मिल गया? उज़मा बताती है, मेरे पति ताहिर, जिसके कहने पर मैं पाकिस्तान आई, उसने मुझसे जबरदस्ती शादी की। दरअसल मेरे कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, तो उसने कहा कि लिखो कि मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, जिससे वीजा जल्दी मिल गया। जेपी फिर पूछते हैं, तुम सीधा बुनेर कैसे पहुंच गई? पुलिस रिपोर्टिंग हुई थी क्या? उज़मा कहती है, नहीं। जेपी पूछते हैं, तुम्हारा इमिग्रेशन शीट कहाँ है? उज़मा कहती है, नहीं है। जेपी को उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता। उज़मा कहती है कि उसके साथ मारपीट और जबरदस्ती की गई है। जांच के बाद यह बात सही निकलती है। जेपी पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के मंत्री फराज से मिलते हैं और सारी जानकारी साझा करते हैं। फिर यह बात ISI हेडक्वार्टर के डायरेक्टर जनरल मलिक तक पहुंचाई जाती है। वो कहते हैं, यह सब झूठी कहानी है, जरूर ये इंडियन एजेंट होगी, यह सरकारी जानकारी लेकर आराम से वापस जाना चाहती है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। फराज जेपी से कहते हैं कि लड़की को एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देना होगा, फिर वह जा सकती है। जेपी की अपनी एक फैमिली होती है जिसमें उसका एक छोटा बच्चा और पत्नी नैना शामिल हैं। हमेशा की तरह फैमिली में खिटपिट चलती रहती है क्योंकि जेपी अपने काम के चलते समय नहीं दे पाते। उज़मा अपने साथ एक पर्स लाई थी। जब ऑफिसर उसका पर्स चेक करते हैं तो उसमें से एक मोबाइल और एक ब्लेड मिलता है। मोबाइल में बहुत सारी फोटोज होती हैं जिनमें उज़मा एक बच्ची के साथ दिखती है जो कि उसकी बेटी है। जेपी को चिंता सताने लगती है कि कहीं उसने उज़मा को लाकर एम्बेसी में रह रहे लोगों की जान खतरे में तो नहीं डाल दी। भारत की विदेश मंत्री जेपी से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रही होती हैं। ताहिर हर जगह से सोर्स लगाकर उज़मा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। मलिक ताहिर से मिलता है और कहता है कि मसला कहीं और से सुलझेगा। ताहिर मीडिया के पास चला जाता है और खबर चलाई जाती है कि एक पति को उसकी पत्नी से जबरदस्ती दूर रखा जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह पाकिस्तानी है। मीडिया की एंट्री से मामला और पेचीदा हो जाता है क्योंकि अब सबको इस केस के बारे में पता चल जाता है, लेकिन असली सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। जो ताहिर कह रहा था वही सब सच मान रहे थे। सुषमा जी जेपी से कहती हैं कि हमारी बदनामी हो रही है, हमें विलन की तरह दिखाया जा रहा है। हम लोग भले कुछ न बोलें लेकिन लड़की तो बोल सकती है ना। जेपी उज़मा से कहते हैं कि बाहर तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ कहा जा रहा है। इंडियन एम्बेसी को लेकर कहा जा रहा है कि हमने तुम्हें जबरदस्ती रोक रखा है। अगर तुम मजिस्ट्रेट कोर्ट जाकर स्टेटमेंट दे दो तो सही रहेगा। उज़मा कहती है कि वो नहीं जा सकती, अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं अपनी नस काट लूंगी। जेपी कहते हैं, तुम्हारी ब्लेड हमें पहले ही मिल चुकी है, तुम्हारी बेटी की फोटो भी देखी है मैंने और तुम्हारी शादी की वीडियो भी मिली है। जेपी पूछते हैं, बच्ची के बारे में क्यों नहीं बताया मुझे? तब उज़मा पूरा सच बताती है कि वह काम की तलाश में मलेशिया गई थी अपने दोस्त शाहीन के पास। टैक्सी में मेरा पर्स रह गया था तो टैक्सी ड्राइवर पर्स वापस देने आया और वही था ताहिर। ताहिर से दोस्ती हो गई और फिर मैंने उसे अपनी नाकामयाब शादी और बेटी के बारे में बताया। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। तभी मुझे खबर मिली कि मेरी बेटी नूर को थैलेसीमिया हो गया है। उसका इलाज बहुत महंगा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ताहिर ने कहा, तुम पाकिस्तान आ जाओ, मेरी फैमिली से मिलो और मैं इलाज भी करवा दूंगा, मैं तुम्हारी बेटी की मदद करूंगा। उसकी बात मानकर मैं 6 महीने बाद पाकिस्तान पहुंच गई, लेकिन ताहिर पूरी तरह बदल चुका था। बड़ी बड़ी दाढ़ी, चाल ढाल, बात करने का तरीका, सब कुछ बदल गया था। उसने उल्टी न आने की दवा कहकर मुझे बेहोशी की दवा दे दी। जब होश आया तो मैंने खुद को बुनेर में पाया। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे। वहां के सभी मर्द बंदूकें लिए घूम रहे थे। कुछ बच्चे आए और ताहिर को अब्बू कहकर बुलाने लगे। ताहिर मेरा सारा सामान ले लेता है। फिर कुछ औरतें आती हैं और मुझे एक कमरे में बंद कर देती हैं। मैं चिल्लाती रही लेकिन ताहिर आया और मुझे पीटने लगा। फिर उसने मेरे हाथ पकड़कर मुंह बांधा और मेरे साथ जबरदस्ती की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ आकर मेरे साथ ऐसा होगा।
होगा। हर रोज ताहिर मेरे साथ जबरदस्ती करता। वहाँ और भी औरतें थीं जिन्हें इसी तरह धोखे से वहाँ लाया गया था, पर अब वो इस सब की आदी हो चुकी थीं। उज़्मा को बेचने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन खरीदार यह कहकर मना कर देता है कि उसकी उम्र ज्यादा है। एक दिन मौका पाकर उज़्मा भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक औरत कहती है, बाहर जाने का कोई फायदा नहीं, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, अगर कोई देखेगा तो उठा ले जाएगा। उस औरत के पास फोन था, तो उज़्मा ने शाहीन को कॉल करके मदद मांगी। वो औरत भी उज़्मा जैसी ही लाई गई थी। फिर उज़्मा की जबरदस्ती ताहिर से शादी करवा दी जाती है। ताहिर जब उज़्मा के पास आता है तो वह उसका अच्छे से स्वागत करती है और बिना बगावत किए सब कुछ करने देती है। अगले दिन उज़्मा कहती है, हमारे यहाँ एक रस्म होती है, शादी में घर वाले दुल्हन को 8-10 लाख रुपए देते हैं। ये सुनकर ताहिर लालच में आ जाता है। उज़्मा कहती है, मेरा कजन इंडियन एम्बेसी में काम करता है, मैं उससे मिलकर बताऊंगी कि हमारी शादी हो गई है तो वो पैसे दिलवा देगा। ताहिर एम्बेसी ले जाने को तैयार हो जाता है। शाहीन के पति ने ही ये आइडिया दिया था कि किसी तरह इंडियन एम्बेसी पहुंच जाओ, आगे वे लोग संभाल लेंगे। उज़्मा एम्बेसी पहुंचती है और उसके बाद क्या हुआ वो आप पहले ही देख चुके हैं। उज़्मा कहती है कि वहां ताहिर भी होगा और वो उसके सामने नहीं जा सकती। जेपी कहते हैं, वहां पूरी सिक्योरिटी होगी तो डरने की क्या बात है। उज़्मा जवाब देती है, जब कोई मर्द आपकी मर्जी के बिना आपको छूता है तो उसकी आंखों में देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको पता होता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप बेबस होती हैं, न उसे रोक पाई न कुछ कह पाई, बस ये सब सहती रहीं। शर्म, नफरत और डर, इन सब की फीलिंग्स होती हैं। जब उसकी नजर आपके जिस्म पर पड़ती है तो आपकी रूह तक कांप उठती है। मैं आपको ये समझा नहीं सकती। उज़्मा का वीजा सिर्फ 1 महीने का था। अगर वह समय खत्म होने तक वापस नहीं जा पाई तो जेपी उसे एम्बेसी में 1 दिन भी नहीं रख सकते थे। इसलिए उज़्मा का बोलना जरूरी था, दुनिया को सच बताना जरूरी था। ताहिर के लोगों ने उस औरत को मार डाला जिसने उज़्मा को फोन दिया था। उसे मारा था एक बच्चे ने और वह ऐसा करके बहुत खुश था। उन्हें बचपन से यही सिखाया गया था। जेपी एक वकील को कॉल करते हैं जिन्हें सब सैयद साहब कहते हैं। वह उज़्मा की सारी कहानी सुनते हैं और केस लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जेपी उज़्मा से कहते हैं, अगर वीजा खत्म हो गया तो हम तुम्हें यहाँ नहीं रख पाएंगे, यही मौका है, अपना स्टेटमेंट दे दो। तभी ताहिर एम्बेसी के अंदर आ जाता है, लेकिन जेपी उसे संभाल लेते हैं ताकि उज़्मा सही सलामत मजिस्ट्रेट तक पहुंच सके। उज़्मा मीडिया के सामने आकर सारा सच बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और फिर मीडिया ताहिर से सवाल जवाब करना शुरू कर देती है। 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा था कि उज़्मा वापस जा सकती है या नहीं। उज़्मा का कहना था, अगर मुझे वापस नहीं भेजा जा रहा तो मुझे जहर ला कर दे दो, क्योंकि उसके पास लौटने से बेहतर है मर जाना। जेपी को खबर मिलती है कि ताहिर ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। सैयद साहब के जरिए जेपी भी एक याचिका दायर करते हैं। मलिक जाकर सैयद साहब के दफ्तर में तोड़फोड़ करवा देता है। कोर्ट में ताहिर का वकील यही साबित करने की कोशिश करता है कि उज़्मा अपनी मर्जी से ताहिर के पास आई थी। सैयद साहब अपनी बात रखते हैं कि यह सब धोखे से हुआ है और उज़्मा अपने वतन लौटना चाहती है। जज साहब कहते हैं कि अगली सुनवाई में उज़्मा को खुद पेश होना पड़ेगा ताकि उसके मुंह से सुना जा सके कि सच्चाई क्या है। जेपी उज़्मा से कहते हैं, अगर तुमने इस डर की वजह से कोर्ट में गवाही नहीं दी तो यह डर तुम्हारे लिए एक डरावना सपना बन सकता है। तुम चाहो तो मना कर सकती हो, लेकिन फिर शायद कभी अपने घर ना लौट पाओ। उज़्मा जेपी की बात समझती है और कोर्ट जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन अब उसे सही सलामत कोर्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जेपी पर आ जाती है, क्योंकि ताहिर एक आतंकी था और उसके लोग कुछ भी कर सकते थे। जेपी उज़्मा को लेकर जा ही रहे होते हैं कि तभी ताहिर अपने लोगों के साथ गाड़ी पर हमला करवा देता है। मलिक भी इस हमले में शामिल होता है। जेपी फराज को धमकी देते हैं, अगर लड़की को कुछ हुआ तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। फराज फिर मलिक को कॉल करता है और उसे ताहिर को रोकने को कहता है। सुषमा जी उज़्मा का दर्द समझती हैं और कहती हैं, तुम डरो मत, तुम्हारे पीछे पूरा देश खड़ा है, तुम हमारी बेटी हो, भारत की बेटी हो, हम कुछ भी करके तुम्हें वापस लाकर ही रहेंगे। जो सच है उसे निडर होकर बोलो। उज़्मा हिम्मत दिखाती है और कोर्ट में जाकर अपनी बात रखती है। जज साहब उज़्मा को भारत भेजने के आदेश दे देते हैं। परमिशन तो मिल जाती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उज़्मा को वाघा बॉर्डर तक छोड़कर आना था, जो कि 5 घंटे का सफर था। इस दौरान ताहिर कभी भी हमला कर सकता था। पुलिस सुरक्षा तो मिली थी, लेकिन सब जानते थे कि वो कितनी सुरक्षा दे पाएगी। मलिक नहीं चाहता था कि उज़्मा देश से बाहर जाए। वो ताहिर के लोगों को और भड़काने की कोशिश करता है कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, इसे ठीक करना होगा। जेपी उज़्मा को लेकर वाघा बॉर्डर के लिए निकलते हैं। ऊपर से मलिक को आदेश मिलते हैं कि लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। मलिक ताहिर को रुकने को कहता है, लेकिन ताहिर अब पागल हो चुका था, वह किसी की नहीं सुनता। ताहिर के लोग जेपी की गाड़ी पर जानलेवा हमला करते हैं। जेपी ड्राइविंग करते हुए किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाते हैं और आखिरकार उज़्मा को सही सलामत वाघा बॉर्डर तक पहुंचा ही देते हैं। लेकिन मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वहां खड़ा था मलिक। वह कागजी कार्रवाई की नौटंकी करके उज़्मा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब सब क्लियर था तो चाहकर भी वह उसे रोक नहीं पाता। उज़्मा बॉर्डर पार कर भारत में पहला कदम रखते ही अपनी मिट्टी को माथे से लगाती है। उसका स्वागत करने खुद श्रीमती सुषमा स्वराज आती हैं। इतनी लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार उज़्मा अपने देश लौट ही आती है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है असली उज़्मा
और डिप्टी हाई कमिश्नर। सच्ची कहानी को बताते हुए यह फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, जो कहानी आपने अभी देखी वह एक सच्ची घटना पर आधारित है, यानी कि यह वास्तव में हुआ था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर लड़ाई मारपीट या हथियार से नहीं लड़ी जाती, दिमाग से काम लेकर, बातचीत और हिम्मत से भी अपना हक पाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म द डिप्लोमेट की कहानी। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जल्द से जल्द हमारा ये चैनल भी 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करे। मिलते हैं जल्द ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।